फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज पूरा प्रदेश बाढ़ में है। माँ नर्मदा, माँ ताप्ती अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बाढ़ में कोई भी जनहानि, धनहानि, पशु हानि ना हो। ईश्वर सबकी रक्षा करे। माँ हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और शीघ्र ही बाढ़ से प्रदेशवासियों को मुक्ति मिले। आज एक प्रश्न आया है। मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि दुखद प्रश्न है, संवेदनशील प्रश्न है, दर्द भरा प्रश्न है। एक मेरे मित्र भी हैं, नेशनल चैनल में हेड भी रहे हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। पूछा है कि कोविड-19 और सुसाइड में क्या रिलेशनशिप है। क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान सुसाइड्स बढ़े हैं? क्या ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिससे लोग सुसाइड करें? मैं पहले तो बात करना चाहूँगा कि सुसाइड होता क्या है। किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है, उसके 3 कारण होते हैं। एक्सीडेंटल डेथ, जैसे कि कोई व्यक्ति तालाब में डूब जाए, बाढ़ में बह जाए, मोटरसाइकिल चलाते समय एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियों की टक्कर हो जाए, बिजली गिर जाए, सांप काट जाए, ये सब एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। दूसरी होती है मर्डर, जिसको होमिसाइडल कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करते हैं। तीसरी होती है सुसाइड, कि आप स्वयं अपनी जान ले लें। तो जो एक्सीडेंटल डेथ हुई वो आईपीसी में 304A में कवर होती है। जो मर्डर होता है वो धारा 302 में कवर होता है। और सुसाइड होता है क्योंकि यदि हो जाता है तो उसके लिए कोई धारा नहीं है, लेकिन अगर जो अटेम्प्ट करता है वो धारा 309 का अपराध होता है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि यदि व्यक्ति को, कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं, रूलिंग्स आई हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान बचाने का हक है, अपनी जान की रक्षा का हक है, तो उसे अपनी जान लेने का भी हक है। और 2017 में मेंटल केयर हेल्थ एक्ट भी आया, मेंटल हेल्थ केयर हेल्थ एक्ट आया 2017 में। और उसमें उन्होंने जो सुसाइड है, मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन्स को, उसमें उन्होंने डीक्रिमिनलाइजेशन की बात की है कि ये 309 क्रिमिनल धारा नहीं होगी। ये डीक्रिमिनलाइज कर रहा है क्योंकि आदमी को होश ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहा है। हम बात करते हैं सुसाइड की। सुसाइड के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मेंटल सिकनेस या कोई दूसरी तरीके की बीमारी, और व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई इलाज नहीं है, घर का पैसा खर्च हो रहा है, घर परिवार पे बोझ बन रहा है, तो वो सुसाइड कर लेता है। डाउरी डिस्प्यूट्स, ये बहुत बड़ा कारण है सुसाइड का, कि कलह होता है जो घर का, शादी के बाद का, दहेज प्रताड़ना का। ये 1856 से हम कोशिश कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, लेकिन गाहे बगाहे अभी भी सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए हत्या हो गई या दहेज की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। 306 धारा आईपीसी की है, इसको इलेबोरेट करती है डाउरी डेथ को, तो और उसमें पनिशमेंट बताती है कि कितना ज़्यादा है, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है। लेकिन डाउरी डेथ से अभी भी डेथ्स हो रही हैं। ड्रग एब्यूज होता है, बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है और वो सुसाइड कमिट करते हैं। एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जला लेते हैं, नर्व वेन काट लेते हैं। बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप के झगड़े होते हैं, बच्चे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। या डाउरी डेथ नहीं है फिर भी घर परिवार में आपस में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं और जो सुसाइड्स में
कल्मिनेट होते हैं। लव अफेयर्स बहुत बड़ा कारण है। ब्रोकन हार्ट्स, वो सोचते हैं अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, ज़िंदगी इस ब्रोकन लव के आगे नहीं है कुछ भी, तो वो भी एक कारण है, ब्रोकन लव अफेयर्स। गरीबी से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका रहने खाने का नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी के रहने खाने का नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी तो पूरे परिवार के साथ में सुसाइड कर लेते हैं। कभी होता है कि डिप्रेशन में कि कोई नियर डियर की डेथ हो गई, लवर की डेथ हो गई, फियांसी की डेथ हो गई और लोग सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी होता है कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे सोशल रेपुटेशन, सोशल स्टिग्मा लग जाए और आपको लगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो ऐसे में भी लोग, आपको लगे नहीं, आई डोंट वांट टू पेंट दी डेविल ऑन दी वॉल, किसी को भी लगे, किसी अन्य को, कि ऐसा महसूस हो कि कोई उससे ऐसी घटना घटित हो गई, दुर्घटना घटित हो गई है जिससे समाज में उसकी रेपुटेशन लो हो गई है, जिससे वो उठ नहीं सकता है, लोगों का उसके बारे में विचार बदल गए हैं, तो लोग ऐसे में डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कारण भी होता है कि बैंकरप्सी हो जाती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कई बार देखा है अपन ने कि उनको लगता है उनकी बैंकरप्सी हो गई, उनकी सोशल रेपुटेशन गिर गई है और इकोनॉमिक रेपुटेशन समाज में गिर गई है, वो जिस स्टैंडर्ड से रहते थे उस स्टैंडर्ड से वो रह नहीं पा रहे हैं, तो वो उसमें सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं सुसाइड के, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण हैं वो मैंने आपको बताया भी। अब जो प्रश्न पूछा गया है वो है सुसाइड और पेंडेमिक में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो ये बताऊं, हम सदी की सबसे बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड में है कि इससे पहली जो सबसे बड़ी त्रासदी वो हमारे मस्तक पटल पे आती है वो 1918 की है। 1819 में स्वाइन फ्लू हुआ था और स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस से हुआ था, जिसमें करीब 50 करोड़ लोग दुनिया में, 5 करोड़ लोगों की 10% लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद जो दूसरा है वो सार्स का है 2003 में, और सार्स में हांगकांग में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये था कि सार्स के दौरान और सुसाइड्स काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई थी, इससे हुआ था। और तीसरी ये है करती है कि पेंडेमिक के दौरान लोगों में एंजाइटी बढ़ जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, डिप्रेशन होता है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होती है। अगर हम देखें कि जो हमारा पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें हम सोशली आइसोलेट हो गए थे। दूसरा जो लॉकडाउन हुआ, माइग्रेशन से अलाउ हुए, तीसरे में माइग्रेशन से अलाउ हुए, लोग अपने अपने घर वापस गए। इतने दिनों तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद रहीं और लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस पे असर पड़ा, इकोनॉमिक अर्निंग पे असर पड़ा। कईयों को आधी सैलरी मिली, कईयों को नहीं भी मिल पाई, कईयों के जॉब, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ, लोग डिप्रेशन में गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक स्टडी हुई है और जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने स्टडी की, और उन्होंने कहा कि 26 मार्च से 11 जून तक लगभग 289 प्रिसाइजली सुसाइड्स हुए हैं, और जिसके उन्होंने कारण भी बताए क्यों हुए इन दौरान। एक और ये भी है कि जब शराब की दुकानें खुल गई 3rd फेज़ के बाद, तो सुसाइड्स में एक ड्रेस्टिक कमी भी आई है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जो नोटिस में आई है। एक्चुअली कोविड के दौरान अनसर्टेनिटी, हमें नहीं मालूम कि हमको कोविड से छुटकारा कब मिलेगा, हमें नहीं मालूम कि कब वैक्सीन आएगा। वैसे बहुत अच्छी है, सिल्वर लाइनिंग है कि वैक्सीन आ रहे हैं, 3-4 वैक्सीन 3rd फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल में चल रहे हैं। क्लेम्स हैं जो जेनर की, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, वो पुणे वाला साहब का एक इंटरव्यू आया था उनके यहाँ का, अडार पुणे वाला साहब का, कि शायद ईयर एंड तक उनका वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। दूसरे भी हैं, मॉडर्ना का है या दूसरे और भी वैक्सीन्स हैं जो ICMR ने भी कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि ये जो अपने इंडियन वैक्सीन्स हैं वो भी ह्यूमन ट्रायल में चल रहे हैं और बहुत अच्छे
रिजल्ट्स आ रहे हैं और संभावना है इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा। अनसर्टेनिटी में थोड़ा असर होगा, लेकिन कभी कभार ऐसे भी प्रकरण नोटिस में आ रहे हैं कि शायद जिनको कोविड हो गया था उनको रिपीट हुआ है। तो एक ये अनसर्टेनिटी है कि वैक्सीन के बाद फिर से अटैक के चांसेस रहेंगे, प्लस वैक्सीन कब तक इफ़ेक्टिव रहेगा, क्या हर साल वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, ये अनसर्टेनिटीज़ हैं। सोशल आइसोलेशन है, लोग घर से बाहर तभी निकलते हैं जब बहुत ज़रूरी हो, तो उनको एक अकेलेपन में रहना होता है। पार्टियां नहीं कर सकते हैं, पिक्चर नहीं जा सकते हैं, अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इस सब के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कि व्यक्ति की सैलरी कम हो गई है, आय कम हो गई है। हालांकि इस दौरान खर्चे भी कम हुए हैं, पर फिर भी जो गरीब तबका है उसको घर परिवार के पालन पोषण में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जो वल्नरेबल पीपल हैं वो हैं कि जिनको पहले से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जो डिप्रेशन में हो, जब वो आइसोलेशन में जाता है तो उसको और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहा है और लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा है, एक वो दूसरों पर रीच आउट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग होते हैं। दूसरे लोग वल्नरेबल होते हैं जिनमें लो रेजिलियंस होती है, जिनमें कोई चीज़ की सहनशीलता कम होती है, वो लोग इसके विक्टिम हो रहे हैं सुसाइड के। तीसरे लोग हैं कि जो हाई कोविड प्रोबेबिलिटी एरिया में, जहाँ पे कोविड प्रिवेलेंट है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉकडाउन के, मूवमेंट के, वो तीसरे लोग को सबसे ज़्यादा। और एक और बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी नियर डियर की जिसकी डेथ हो गई है, वो उस डिप्रेशन में रहता है और उससे उसको ऐसा लगता है कि उसको भी हो सकता है और डिप्रेशन में चला जाता है। कोई की बिलवेड है, अगर उसकी डेथ हो गई तो सोचता हम जी के क्या करेंगे, घर परिवार में फादर की डेथ हो गई है, वाइफ सोचती है मैं क्या करूँगी। ऐसे भी सुसाइड के केस सामने आ सकते हैं। स्टडी के हिसाब से कि 16% जो सुसाइड्स हैं वो डिप्रेशन से हैं और 28% हैं वो एंजाइटी से हैं। एक यूएसए की स्टडी है जो उन्होंने करीब 1200-2000 लोगों में स्टडी किया कोविड के दौरान, तो उन्होंने पाया 45% लोगों में एक मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कोविड के दौरान। एक स्लीप क्वालिटी उनकी कम हो रही है, जबकि एंजाइटी स्ट्रेस हायर हो रहा है। एक एबी स्टडी है यूएसए की। जो मल्टीपल केसेस ऑफ सुसाइड की एनालिसिस की गई है, जैसे यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इटली में, बांग्लादेश में, इंडिया में भी। आपको इंडिया के बारे में आपको मालूम है कि एम्स में, दिल्ली में या अन्य शहरों में कैसे लोगों ने सुसाइड किया है पेंडेमिक के दौरान। तो मैं कुछ बाहर के केसेस आपको बताना चाहूँगा। आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि एक 19 साल की वेट्रेस थी इंग्लैंड में और उसको कोविड हो गया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है और आइसोलेशन की स्ट्रेस में वो हॉस्पिटल में ही सुसाइड कर लेती है। एक 66 साल का व्यक्ति है, वो यूएसए में कोविड पॉजिटिव टेस्ट होता है और वो सोचता है इतने ज़्यादा खर्चे हैं, हम वहन नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम इलाज पर ठीक होंगे या नहीं होंगे, एंड ही कमिट्स सुसाइड। और एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोविड हो गया है, तो पिस्तौल निकालता है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है, फिर बाद में अपने को भी शॉट डेड कर लेता है, अपने को भी गोली मार लेता है। जबकि जब उनकी पोस्टमार्टम होती है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो इस तरीके से वो डिप्रेशन किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है कोविड के दौरान। एक और केस है बांग्लादेश का कि एक 36 साल का व्यक्ति है, गांव में रहता है, उसको खांसी जुकाम बुखार होता है और वो समझता है उसको कोविड हो गया, गांव वाले भी समझते हैं कि उसको कोविड हो गया और वो सुसाइड कर लेता है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो मालूम होता है कि वो तो कोविड पॉजिटिव नहीं था, वो तो कोविड निगेटिव था। तो इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका में एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के मैनेजर ने सुसाइड किया सिर्फ इस वजह से कि उसने देखा कि हॉस्पिटल में कितनी मिजरी है, कितना आइसोलेशन है, कि पेशेंट्स कितने परेशान हैं, किस तरीके से डेथ्स हो रहे हैं, और वो डिप्रेशन में चला गया और नेगेटिव होने के बावजूद भी उसने सुसाइड कर लिया।
एक्चुअली सुसाइडल कंडीशन कब डेवलप होती है? जब आपको लगता है कि आप में क्षमता नहीं है कि आप किसी समस्या को कोप अप कर सकते हो, यू कैन डील विद द प्रॉब्लम, है कि फिर मेरा जीवन बेकार है और मुझे अपने को समाप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं समाज पर, परिवार पर लायबिलिटी हूँ या मेरे ऊपर ऐसा स्टिग्मा लग गया है। तो जो व्यक्ति डील नहीं कर पाता है अपने आप की प्रॉब्लम से, दूसरों पर रीच आउट नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति सुसाइड करता है। उसको डर होता है। कोविड के दौरान अगर हम बात करें तो जो उसके नियर डियर की कहीं डेथ ना हो गई है, जो पर्सनल कंसर्न है, फैमिली कंसर्न है उसका, कि उसको इन्फेक्शन हो गया है या इन्फेक्शन का डर है कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, और डर के मारे और अपनी दूसरी इकोनॉमिक स्थिति के कारण वो सुसाइड कर लेता है। नियर डियर की मृत्यु हो जाती है घर परिवार में तो सुसाइड कर लेता है। कंफर्ट की कमी हो जाए कि हम तो बहुत आलीशान लाइफ जीते थे, हम तो बहुत ही अच्छे से रहते थे, आराम से पार्टी करते थे, हम पार्टी गाई, लेकिन अब हमारा पार्टी नहीं हो पा रही है, तो डिप्रेशन में जाकर आदमी सुसाइड कर लेता है। सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा कारण है, या जो मेंटली ऑलरेडी डिप्रेशन में चल रहा हो वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिससे सुसाइड होता है, कि वरी, कि एक्चुअल लॉस ऑफ जॉब या वरी ऑफ लूजिंग जॉब, कि अरे चिंता है हमारा जॉब चला जाएगा। ऐसी चिंता कि अरे जॉब चला जाएगा तो मैं घर परिवार का लालन पालन कैसे करूँगा, भरण पोषण कैसे करूँगा। और या आप बड़े हाई रिस्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसके सुसाइड जो व्यक्ति करता है उसके वार्निंग साइंस होते हैं। वो वार्निंग साइंस उसको खुद को भी और उसके मित्रों को, उसके परिवारजनों को ऑब्जर्व करना चाहिए। वार्निंग साइंस होते हैं, ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट सुसाइड, ही स्टार्ट्स गूगलिंग अबाउट सुसाइड। सुसाइड कैसे किया जाता है, क्या सिंपल तरीका होता है, कैसा होता है। हम कोविड की सुसाइड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज जनरल सुसाइड में, खासतौर से डाउरी डेथ्स में ये देखा गया है कि महिलाएं जो होती हैं वो पेनफुल मेथड से सुसाइड करते हैं, और जो पुरुष होता है वो सॉफ्ट मेथड से, पेनलेस मेथड से सुसाइड करने की कोशिश करता है। ऐसी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन हम तो पैंडेमिक की बात कर रहे हैं। पैंडेमिक में वो आदमी सुसाइड की बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है आई डोंट वांट टू लिव, मैं रहूँगा, जीऊँगा तो किसके लिए, मैं क्या करूँगा, ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। ये पहला वार्निंग साइन होता है कि व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं। वो ऐसा मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देता है, रस्सी है या गन है और कार्ट्रिजेज हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है, या ब्लेड लेता है कि अपनी वेन काटेगा, कैसे सुसाइड करना है उसका मटेरियल, उसकी जो आवश्यक सामग्री है वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो अपने कॉन्टैक्ट से विड्रॉ करने लगता है, लोगों से बात करना कम कर देता है, आइसोलेशन में चला जाता है, बात नहीं करता है लोगों से, अपने फ्रेंड से बात नहीं करता, रिलेटिव से नहीं करता, एक आइसोलेशन में जाता है। विड्रॉइंग सिम्टम बोलते हैं। उसके मूड स्विंग होते हैं, कभी चिल्लाने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, मूड स्विंग होते हैं। एक नॉर्मल रूटीन उसका चेंज हो जाता है कि सुबह उठकर उसको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, एक गिलास पानी पीना है, एसिडिटी की दवाई खाना है, ये सब रूटीन चेंज हो जाते हैं। सुबह उठे ही नहीं, 12 बजे उठ रहे हैं, सीधे चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रश, सोशल जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर रहे हैं। लोगों को अगर जेन्युइन है, आप रोज़ किसी को फ़ोन करते हो, बेटे को, पत्नी को, अगर अलग रह रहे हो, बिटिया को, तो फ़ोन करना बंद हो जाता है, पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल रूटीन चेंज हो, उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग रिस्की थिंग्स, छत से कूदना, स्लिप करना, पुलाट खाना, बहुत सारे रिस्की काम करने लगते हैं, गैस जली छोड़ देना, गैस की टंकी खोल देना, ऐसे बहुत सारे रिस्की काम करना शुरू कर जाते हैं। प्लस जो उनकी बिलोंगिंग होती है उनको बांटना शुरू कर देते हैं, जिनकी हो सकता है उनको कल को ज़रूरत पड़े, अपना सूटकेस, कपड़े, सब कुछ बांटना शुरू कर देते हैं। एंड दे स्टार्ट सेइंग गुड बाय टू एवरीबॉडी, बाय बाय, फिर जैसे फिर कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसी बातें करने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वार्निंग सिग्नल्स हैं कि जिससे लगता है कि व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसीज हो रहे हैं। हमारा सबका फ़र्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें, इनकी मदद करें। इसके पहले उनको स्वयं भी किसी मेंटल, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ या मेंटल सिकनेस
एक स्टिग्मा के रूप में जानी जाती है, जबकि विदेशों में, यूरोप में, यूएस में, कनाडा में बहुत सारे हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं। उनका हेल्थ का, अगर हम बजट की बात करें तो हेल्थ बजट बाकी कंट्रीज़ में 10% होता है, हमारे यहाँ 3.5% के आसपास हेल्थ बजट है। बाकी कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ के लिए 2% बजट एलोकेट होता है। जो हेल्थ का बजट है उसका 2% बजट मेंटल हेल्थ पे जाता है। हमारे यहाँ 0.05% है, क्योंकि हम जैसे पहले कहते थे, हम मजाक में करते थे, व्यक्ति को तो आगरा जाना है, ग्वालियर जाना है, इसको तो मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा, उसका हम वहाँ पे इलाज कराएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को इसके आगे बढ़ के 21st सेंचुरी, और मेंटल हेल्थ केयर भी एक हेल्थ केयर है। जैसे फिजिकल हेल्थ केयर है वैसे मेंटल हेल्थ केयर है। मेंटल हेल्थ डिजीज़ भी एक डिजीज़ है, स्टिग्मा नहीं है। तो एक जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मेंटल हेल्थ के, तुरंत उनसे कंसल्ट करना चाहिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, अपने नियर डियर से अपनी प्रॉब्लम की बात करना चाहिए। ओपन आउट कहो उनसे कि कल के खाने के लिए नहीं है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज तो नहीं, तो अगर आप एक भी, हिंदुस्तान में पूरे साल में 2 लाख, 2.25 लाख सुसाइड से डेथ्स होती हैं, जबकि मर्डर केसेस बहुत कम होते हैं इसके तुलना में। तो ये देखना चाहिए। सुसाइडल डेथ अगर अपने से, अपने प्रयास से एक भी डेथ कम हो जाती है तो आप समझिए आपका जीवन सफल हो गया है। तो ऐसे लोगों को, यदि आपको लगे किसी में सुसाइडल टेंडेंसी है, रीच आउट टू देम, उनसे बात करिए, उनको सुनिए, उनकी समस्या को डिटेल में बात करिए और कंफर्टेबली। और ऐसा ना लगे कि आप उनकी समस्या का मजाक उड़ाएंगे या उन पर हंसेंगे या उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको अपना एग्जाम्पल दीजिए कि आप इतनी ख़राब परिस्थिति से गुजर चुके हैं, आप इतनी परेशानी से गुजर चुके हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेंगी और आप उसकी मदद करने के लिए, और आपके प्रयास से अगर एक भी डेथ बच जाती है, एक भी सुसाइड बच जाती है, आपको इसका क्वांटिटेटिव रिजल्ट नहीं मालूम पड़ेगा। आप इस क्वांटिटी पे नहीं पहुंच पाएंगे कि वो सच में वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ बच जाती है। ईश्वर देखता है, आपकी मदद करेगा। ईश्वर आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका एक नेक काम होगा। उसको एनकरेज करें उस व्यक्ति को कि वो एक जो मेंटल केयर का डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, उसको कंसल्ट करें। बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट दवा आती हैं जिससे डिप्रेशन ख़त्म होता है, एंजाइटी ख़त्म होती है। इन सब चीज़ों को उसको समझाओ, उसको दवा दिलाओ कि ये एक बीमारी है। हाथ में चोट लग जाती है, आप इलाज करते हैं, बुखार आ जाता है, इलाज कर देते हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, ये भी बीमारियां हैं, इनका इलाज होना चाहिए। और अगर उसकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है, कुछ है, तो उसको एनकरेज करो कि आपसे नहीं तो जो उसके नियर डियर हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे कुछ मदद ले, और उनसे मदद लेकर वो अपना जीवन यापन करे, अपनी समस्याएं बताए, उनको अच्छे से समझे और उनको सुना जाए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको एक बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आप एक जीवन बचाएंगे। यदि आपको लगता है कि किसी ने सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं तो चेक हिम ऑन रेगुलर बेसिस। आप उसको रेगुलर फ़ोन करिए, कॉल करिए, टेक्स्ट करिए, आप देखिए कि वो उसका पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है और उसके रेगुलर टच में रखिए। उसे मदद करिए कि आपको बेसिक नीड्स हैं, कभी दाल भेज दी घर में, कभी सब्जी भेज दी, कभी कुछ और भेज दिया, कभी छोटी मोटी गिफ्ट दे दी। उसको एक मॉरल बूस्टिंग करिए कि ही इज़ नॉट अलोन, देयर आर पीपल टू केयर फॉर हिम। तो इसलिए उसको उस डिप्रेशन से बाहर आएगा। उसको बताइए कि आपका डेली रूटीन ये है, सुबह उठने का है, फिजिकल एक्सरसाइज का है, घर वालों को फ़ोन करने का है, चाय पीने का है, नाश्ता करने का है, ऑफिस जाने का है, पढ़ने लिखने का है, न्यूज़पेपर पढ़ने का है, दोपहर में लंच करना है, शाम में चाय पीना है, रात में डिनर करना है, डिनर के बाद प्राणायाम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। उसको पॉइंट आउट करिए कि उसका डेली रूटीन ये है, इस रूटीन पर उसको चलना है।
उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एंकरेज करिए। अगर कुछ नहीं कर सकता तो मॉर्निंग वॉक पे ले जाइए, वो घर में ही टहले, कहीं बाहर ना जाए, सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़े, या कुछ फिजिकली एक्सरसाइज और कर सकता है, योगा कर सकता है, जिम कर सकता है, ट्रेडमिल कर सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसको मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए एंकरेज करें कि वो मेंटली इन्वॉल्व रहे, एंटरटेनमेंट में भाग ले, पिक्चर देखे, सीरियल देखे, वो भी पॉजिटिव सीरियल देखे, डिप्रेसिंग सीरियल नहीं देखे। रामायण, महाभारत या दूसरे और धार्मिक, जिस धर्म का हो, देखे, रिलीजियस वैल्यूज़ देखे, बहुत सारे कुरान पे सीरीज़ है उनको देखे, पढ़ाई लिखाई करें, म्यूजिक सुने, गाना गाता है तो गाना गाए, खेलता है कुछ नहीं तो लूडो ही खेले। पैंडेमिक के दौरान हम सब ने भी घर परिवार ने खूब लूडो खेला, ऑनलाइन लूडो खेला, जहाँ भी घर परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनसे रोज़ शाम में बैठकर 1 घंटे लूडो खेलते थे। एक आइसोलेशन से बाहर निकलते थे कि किस तरीके से एक जो घर के अंदर बंधे हुए हैं तो कैसे रीच आउट टू फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक मेंटल एक्टिविटीज़ होती है। जो पैंडेमिक में, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो इनिशियल डेथ्स हुई थी वो लोनलीनेस से हुई थी और सोशल आइसोलेशन से लोगों ने सुसाइड किया था। लेटर ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से किया। और जब शराब की दुकानें खुल गई, मैं कोई एंकरेज नहीं कर रहा हूँ पीना चाहिए, लेकिन मैं एक स्टडी बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है। धूम्रपान निषेध है, इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नहीं पीना चाहिए। इफ़ अनलेस अदरवाइज एडवाइस बाय अ डॉक्टर की मेडिकेटेड प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो है। लेकिन फिर भी एक ही माना जाता है, ख़ास तौर से गरीब तबके के लोग शाम में शराब पी लेते हैं, रात में नींद अच्छी आती है तो जो लैक ऑफ स्लीप है वो ख़त्म हो जाती है, और स्लीप पूरी होती है तो आदमी को एक पॉजिटिविटी आती है बॉडी में और नेगेटिविटी जाती है। तो शराब की जब दुकानें खुली, दोबारा खुली, सेकंड, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ में, तो जो कोविड के दौरान सुसाइड्स थे उनके नंबर में कमी आई है। इंडिया में जैसा मैंने बताया आपको कि मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बजट का 0.05% ही खर्चा करते हैं इसमें, जबकि अन्य देशों में इसमें 2% खर्च होता है। और जो हेल्थ का टोटल बजट है वो 10% ऑफ GDP है दूसरे देशों में, हमारे यहाँ केवल 3% और 5% ऑफ GDP का है। तो ये था पैंडेमिक और सुसाइड की रिलेशनशिप, कि किस तरीके से पैंडेमिक बढ़े और किस लोग डिप्रेशन में गए। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स ही खूब मदद की होगी। मेरे ही 1-2 फ्रेंड को जब कोविड हो गया, मैंने उनसे रेगुलर बात की, जिनसे मेरी महीनों सालों में बात नहीं होती थी। उनसे रोज़ सुबह शाम बात करते थे, 3-4 बार बात करते थे कि हमारे दोस्तों को ये ना लगे कि वो अकेलापन है, वो हॉस्पिटल में अकेले हैं, आइसोलेशन में। उनसे कहा मैंने कि टीवी ज़रूर देखिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप कार्डियो करिए कुछ, और प्राणायाम करिए, लिक्विड्स खूब लीजिए, प्रोटीन्स खाइए, विटामिन्स लीजिए, सूरज की धूप लीजिए, नहीं तो विटामिन D खाइए। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने हमेशा उनको ये कहा कि मेरे से दिन रात बात करते रहिए, आइसोलेशन में मत जाइए, अपने घर परिवार से बात करिए, मोबाइल का मैक्सिमम यूज़ करिए, टीवी देखिए, और आइसोलेशन में कभी अकेला मत महसूस करिए। तो ये चीज़ें हैं जो पैंडेमिक और सुसाइड को आपस में रिलेट करते हैं। और मेरा उम्मीद है कि अब तो लोग बाहर आ रहे हैं। एक और था पहले शुरू में जब रिकवरी रेट 5%, 10% था, अब तो 76% रिकवरी रेट है हिंदुस्तान में। और जबकि जो फर्स्ट पैंडेमिक जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं उसका रेट, उसमें 10% डेथ हुई थी, और अभी 2% या उससे कम डेथ्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा है। जब हॉस्पिटल से निकलना शुरू हुए और कोरोना वॉरियर की हैसियत से लोग निकलना शुरू हुए, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जो पेशेंट निकल के आए, तो समाज में एक पॉजिटिविटी आई और समाज को लगा कि ये तो खांसी जुकाम है और इससे लोग ठीक भी होते हैं। नहीं तो शुरू में तो लगा था इसका अल्टीमेट रिजल्ट डेथ ही है और कुछ नहीं है। और परसेंटेज से भी देखें, अगर 10 पेशेंट हैं, एक की डेथ हो गई तो 10% होता था, इसलिए आंकड़े अलग दिख रहे थे। अब हमारे पास 35 लाख अगर पेशेंट हैं तो 76% हमारे पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, डेथ 2% से कम है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे रोज़ हिंदुस्तान में 60,000 70,000 लोग अगर
इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं, तो 50,000 60,000 लोग रिकवर होकर घर भी आ रहे हैं। आज भोपाल का फिगर बड़ा इंकरेजिंग है। कल ज़्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और कम लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है भोपाल के लिए। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अरवा डांगी जी ने कहा है, श्रीमान जी मुझे दबंगई लोगों द्वारा सताया जा रहा है। दबंगई मीन्स क्रिमिनल, गुंडा, राउडी एलिमेंट्स जिनके द्वारा इसको सताया जा रहा है। आपकी समस्या का मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन जो आपने कहा है, आपने लिखा भी है श्रीमान जी, कोई व्यक्ति का नाम दिया है, मैं उसका नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी आपका एलिगेशन है उसके ऊपर। ये कोई ऐसी चीज़ जब सिद्ध हो जाती है या वो लिस्टेड गुंडा होता है थाने में, तो ही हम कहते हैं। इसलिए मेरे लेवल पर आपके लिए है, आपको परेशान कर रहा है, दबंगई दिखा रहा, आप उसका नाम लिख सकते हैं, फिर मेरे द्वारा उसका नाम लेना उचित नहीं है। तो मिस्टर एक्स के द्वारा मुझे मारा गया। आज सुबह मेरे छोटे भाई को ऑटो लेकर सुबह करीब 10 बजे सिंगार चौक, तिरंगा चौक पर मारपीट की और मेरे भाई को चोट भी आई है। आपसे निवेदन है उचित कार्रवाई करें। भाई, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल सलाह दे सकता हूँ। आप थाना प्रभारी को शिकायत करिए और अगर संबंधित थाने का थाना प्रभारी आपकी बात को नहीं सुनता है तो आप या तो सीएसपी से मिलिए, एडिशनल एसपी मिलिए, नहीं आप एसपी साहब से मिलिए। आपका जिस जिले का भी केस हो जरूर कार्रवाई हुआ होगा। कई बार पुलिस को लगता है कि आपको लगता है, अपने साथ भी होता है, किसी के साथ होता है, जब हमको चोट लगता है तो हमको लगता है इतनी बड़ी चोट लगी। कई बार मेरे पास लोग आते थे पूरे खून से भीगे हुए थे जब मैं पुलिस में था, और जब मैं मेडिकल रिपोर्ट देखता था तो लिखा होता था हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से लेसरेटेड वुंड। तो जब लेसरेटेड वुंड हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है तो आईपीसी धारा 323 है जो नॉन कॉग्निजेबल है। तो उस व्यक्ति को लगता था मैं तो पूरा खून से नहा गया और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये हमारे कानून का एक पहलू है कि हमारे कानून में ऐसा दिया गया है कि अगर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से लेसरेटेड वुंड है तो आपकी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, आपको सीधे कोर्ट में जाना है। लोग सलाह दे देते हैं। इसमें कई बार पुलिस पे लांछन भी लगता है कि पुलिस दबंगों से मिली हुई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आपको तो लगता है कि हम तो खून से लथपथ हैं और पुलिस को पकड़कर अगर इतना लथपथ नहीं करे तो 2 डंडे तो मार दे। तो ये अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन पुलिस कानून के दायरे में काम करती है और कानून के दायरे में एक फिक्स रहता है कि हमें इन लिमिट्स तक है, ये हमारी पावर है, हमें इससे बाहर हम नहीं जा सकते और कोर्ट में जाने की सलाह देते हैं। आप देख लीजिएगा, आपने शिकायत की है, इसमें मेडिकल रिपोर्ट वगैरह नहीं है, आप थाने में शिकायत करते, आपका मेडिकल होता, मेडिकल के बाद कार्रवाई होती। रमेश शर्मा जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, जब हम किसी वाहन का एमपी स्टेट में लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी भर देते हैं तब हमें दूसरे स्टेट में फिर ट्रांसफ़र करने पर पैसा क्यों भरना पड़ता है? क्या एमपी का आरटीओ वाहन टैरिफ बाद जमा पैसे वापस करेगा? प्लीज़ गाइड। ऐसा नहीं होता है। और जब गाड़ी रजिस्टर होती है तो मध्य प्रदेश में लाइफ टाइम टैक्स का प्रावधान है, बहुत सारे स्टेट में दूसरे क्वार्टरली और ईयरली टैक्स का प्रावधान है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, उनमें लाइफ टाइम टैक्स का प्रावधान है, बाकी में कुछ क्वार्टरली का है। पैसेंजर बसेस में से ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टैक्सिंग स्ट्रक्चर है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत टैक्स लगते हैं और वो अलग अलग समय पे वेरी करते रहते हैं, रेगुलरली रिवाइज होते हैं। लेकिन मैं उल्टा बताऊँ आपको, अगर किसी दूसरे स्टेट से आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं और उस स्टेट में आप लाइफ टाइम टैक्स भर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको टैक्स कितना लगेगा? उसके लिए नियम है कि गाड़ी का डेप्रिसिएशन होता है उसकी कॉस्ट का, और वो अगर 3 साल की पुरानी गाड़ी है तो उसका टैक्स कुछ और है, तो उसका टैक्स कुछ और है, और इस तरीके से स्लॉट्स में गाड़ी का टैक्स कम हो जाता है। तो 100% छूट तो नहीं, लेकिन छूट की कमी होती है। और करीब करीब हर राज्य में यही प्रथा है कि जब गाड़ी आती है, लाइफ टाइम नई गाड़ी का लाइफ टाइम होता है, उसका जब दूसरे स्टेट में जाती है गाड़ी तो उसका उस हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स उसके पुराने होने के दर पे
कम होता रहता है। अगला प्रश्न मधुसूदन कनौडिया जी ने पूछा है। कनौडिया जी हमारे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। कनौडिया जी ने पूछा है, हर राज्य का अपना वाहन का लाइफ टाइम टैक्स जमा करना होता है। एनओसी ले जाने पर उस राज्य का रेशियो से वाहन का लाइफ 15 ईयर के परसेंटेज से डेट ऑफ एनओसी से भरना होता है। मध्य प्रदेश स्टेट का रेस्ट पीरियड के वापसी का प्रावधान है, किंतु प्रोसेस लेंथी प्रैक्टिस में कम है। कनौडिया जी ने उसी ऊपर वाले को कहा है कि वापस करने का प्रावधान है लेकिन बहुत लेंथी और कम है। देखिए, ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनका निराकरण होता है। डिप्टी कमिश्नर को इसके पावर दिए, हमने अपने समय में डेलीगेट किए थे टैक्स वापसी का, और पहले केवल भोपाल के डिप्टी कमिश्नर को पावर थे पूरे स्टेट के। बाद में हमने कहा था नहीं, संबंधित आरटीओ ही इसको करेगा। तो उस पर प्रक्रिया चल रही थी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, कैसे हम इसको ईजी कर सकें जिसमें टैक्स वापस हो जाए। अगला प्रश्न शिवराज ज्योति कुशवाहा जी का है। कुशवाहा जी ने प्रश्न पूछा है, आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे गलत उम्र बताकर फेसबुक में आईडी बना लेते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? कुशवाहा जी, कुछ नहीं किया जा सकता। एक जो सोशल साइट्स हैं, ये आप इंडस्ट्री का समझिए, जैसे केमिकल इंडस्ट्री जाएंगे, उनसे बहुत सारे फ़ायदे हुए, फर्टिलाइजर्स बने, पेस्टिसाइड बने, बहुत हुए, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये फेसबुक का या सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट है कि छोटे बच्चे बना लेते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों के नाम से लोग बनाते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने बात की थी, जो फिल्म स्टार हैं उनके हज़ारों सैकड़ों साइट्स उनके नाम से बने होते हैं, एक फ़ोटो ही तो उनका डालना होता है और वो साइट्स बन जाते हैं। और फेसबुक एक नाम की भी कई साइट्स बनाने पे रोक नहीं लगाता है, जैसे ईमेल में होता है कि आपको दूसरा आईडी चुनना होता है, लेकिन इसमें तो फेसबुक में या दूसरे साइट्स में आप किसी भी नाम की कितनी भी साइट्स बना सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि इसका एक कमी है इसकी, और लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं फेसबुक के, सोशल मीडिया के, कि आप अपने दोस्तों को खोज लेते हैं, आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, आप में लोनलीनेस नहीं रहती है, आप में अकेलापन नहीं रहता है। बहुत सारे लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कई ग्रुप में मेंबर बन गया हूँ जिसमें वो गार्डनिंग का बताते रहते हैं, किस तरीके से सुंदर सुंदर पौधे आ रहे हैं, देख के बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो ये आप केवल इसका एक पॉल्यूशन मान लीजिए कि फेसबुक का पॉल्यूशन है कि बच्चे लोग बना लेते हैं, कोई दूसरा बना लेता है, लोगों को परेशान करते हैं। हमने पिछले बार बड़े डिटेल में बात की थी किस तरीके से लोग चीटिंग, फोर्जरी करते हैं, या आपकी लोकेशन देख लेते हैं और आपके घर में बर्गली कर लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे जो इसके पॉल्यूशन है, कहना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पिट फ्रेजेज हैं, वो हैं इसके। अदरवाइज़ ये राजीव जैन जी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, शायद उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया या रिलेटिव ने। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी एज रिलेटिव, आई जस्ट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड कन्वर्सेशन विद हिम, देन ही आस्क्ड मी दैट ही वांट्स to my Paytm, GPay, because he is not having this facility on his phone, and his friend wants to refund his money to him. So he requested me to accept. I said okay. Then he asked me about which bank. I said I have wallet only, no bank is connected, and I had doubts. After just few minutes, he asked me to give OTP. I called him by his fake name, not by actual name. He responded, so immediately I understood that he is fraud. Then I reported FIR. बहुत अच्छा किया राजीव जैन जी, जिसने भी ये किया, बहुत ही अच्छा है। अगर हम सब इतने सतर्क हो जाएं, इतने अच्छे से प्रॉब्लम्स को डील करने लगें, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और बैंकिंग फ्रॉड्स कम हो जाएंगे। मैंने अभी देखा था कि रोज़ साइबर सेल में 2 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं कि किस तरीके चीटिंग हो रही, फ्रॉड हो रही है। पैंडेमिक के दौरान भी बैंकिंग फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ गए हैं।
तो अभी लखनऊ में एक जमतारा वाला केस पकड़ा गया था, उससे कुछ कमी आई है। बहुत बड़ी गैंग ऑपरेट कर रही थी। जमतारा और देवघर दो वहाँ के बिहार के झारखंड के विलेजेज हैं जहाँ से लोग ऐसा कर रहे थे। मैंने अपनी साइट पर, फेसबुक साइट पर एक वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से बुद्धू बनाकर आपको ल्योर करके और आपसे किस तरीके से OTP ले लेते हैं और फिर आपके बैंक को पूरा साफ़ कर देते हैं। ये बहुत ही विद्वान सज्जन हैं, इनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, ये बच गए। और इनका ये केस खूब पब्लिसाइज करना चाहिए कि किस तरीके से बचे, जिससे और लोग भी इससे बचें। अगला प्रश्न लखविंदर सिंह जी राय ने पूछा है, सर मेरे परिचित को एक व्यक्ति द्वारा ऐसा फ्लैट बैंक से फाइनेंस करवा के बेच दिया जिसे पूर्व में ही एक व्यक्ति को इसी व्यक्ति ने अन्य बैंक से फाइनेंस करके बेचा था। वैसे सामान्यतः तो अगर बैंक फाइनेंस करता है तो उसकी रजिस्ट्री सीज हो जा, बैंक में मॉर्गेज होती है। आपने कहा कि उसने दूसरे बैंक से फाइनेंस करा के बेच दिया और इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफिस में भी होती, रजिस्ट्री में भी होती है। लेकिन एक ये भी नियम है कि रजिस्ट्रेशन को कोई मना नहीं कर सकता है, ऐसा भी नियम है। तो क्योंकि सरकार को रेवेन्यू से मतलब होता है और सरकार के रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसका रेवेन्यू कम हो, अतः रजिस्ट्रेशन के नियम सिंपल बनाए गए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करा सकता हो। लेकिन कोई बात नहीं, 420 है, इसका फ्रॉड का केस, उसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो दूसरी रजिस्ट्री है उसको भी कैंसिल कराने के लिए आपको लगाना चाहिए, क्योंकि पहली रजिस्ट्री का महत्व होता है। आपने नामांतरण कराया था या नहीं कराया था फ्लैट का, या सोसाइटी में चेंज कराया था नहीं कराया था, पोजीशन लिया था या नहीं लिया था, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने अगर पोजीशन ले लिया था तो आपका पोजीशन है, आपका वैलिड रजिस्ट्री, आपने नामांतरण करा लिया है तो दूसरा वाला परेशान होगा, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने केवल एश्योरेंस पे किया था, अभी ऐसा नहीं किया है और उसने ऐसा कर दिया है तो फिर आपको 420 में उसके खिलाफ FIR करना चाहिए। और अगर आपका अपना कोई नुकसान नहीं है तो जो दूसरा वाला है उसको 420 में नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ है, उसको 420 का केस रजिस्टर कराना चाहिए, संबंधित थाने में ज़रूर कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न है, हितेश कलाल जी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में आए दिन चोरी का मामला बढ़ रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पुलिस के बारे में बड़ी दुखद कहानी है, उसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस के उपस्थित रहते हुए भी कोई घटना हो जाए या पुलिस नहीं दिखी और घटना हो जाए तो लोग पुलिस पर ब्लेम करते हैं। मैं भी पुलिस वाला हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। हम रात भर गश्त करते हैं और हमारी गश्त करने से कितनी चोरियाँ नहीं होती हैं इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे गश्त ना करने से चोरी हो जाती है तो उसका पूरा ब्लेम हमारे पास होता है, हमारे ऊपर होता है, क्योंकि चोरी तो काउंटेबल होती है। ये आप अपने क्षेत्र के जो भी थाना प्रभारी हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे मिलिए, नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति को एक्टिवेट करिए। आप कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी की सोसाइटी बनाइए। हम खुद भी SP रहे हैं, जब SP होते थे तो कॉलोनी में रक्षा समितियों की बैठक करते थे, उनको एक्टिवेट करते थे, उनसे कहते थे पूल चौकीदार रखिए, CCTV लगाइए और रात में 1-2 चक्कर मारिए, ग्रुप बनाइए जहाँ होते हैं। इस तरीके से हम करते थे। अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से करिए, स्वयं करिए और पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करिए। अगर पुलिस इतनी नहीं है कि हर कॉलोनी में कर सके, लेकिन अगर एक पुलिस का जवान आता है और रात में आप सब मिलकर और उसके साथ एक चक्कर भी मार लेते हैं तो भी चोरों पर असर पड़ता है। मैं UK का बताऊं कि रात में जिस बीट में कांस्टेबल गश्त करता है, सुबह जब वो अपने घर जाता है उसके पहले उस बीट में उसको कोई एक घर में 1 कप कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट मिलता है। हमारे यहाँ पुलिस की इतनी इज्जत नहीं है, इतना सम्मान पुलिस को नहीं है और पुलिस वाला बेचारा रात भर ठंड में अपनी गश्त करता है और सुबह चला जाता है, उसको सुबह कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, लोगों का पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और कोविड में ख़ास तौर से पुलिस की एक पॉजिटिव इमेज सामने आई है। आपके लिए सलाह ये है कि आप अपने संबंधित थाना प्रभारी और CSP से मिलिए और अपने क्षेत्र में नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति को एक्टिवेट कराइए, तभी ये चोरियाँ रुकेंगी। रमेश शर्मा जी का अगला प्रश्न है, सर व्हेन BS4 and BS6 engines are made with pollution free criteria, then what is the need of getting PUC for every vehicle? It is not
अ डिस्क्रिमिनेटिंग डिसीजन, आप सही कह रहे हैं। और जो अक्टूबर 2014 के पहले के वाहन थे उन पर मैंडेटरी था कि उनमें उनको पीयूसी कराना है। बाद में कुछ नियम रिलैक्स हुए हैं और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में जब भी आएगा इस पर ज़रूर डायरेक्शंस जारी होंगे कि BS5 BS6 में पीयूसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स हैं उनसे पोल्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका पीयूसी नहीं होता है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनका नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ऐसी गाइडलाइंस बना रहा है। आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये क्या होता है, हमारे यहाँ पहले समस्या आती है, उसके बाद उसका समाधान आता है। तो समस्या आपने बताई है, इसका समाधान भी आने वाला है, शीघ्र आएगा। आज फेसबुक लाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले संडे 12 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।